देखिए, मेरे हिसाब से यूपीएसआई का एग्जाम अगले 2 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। तो जिसके लिए जिन्होंने भी अभी तक तैयारी नहीं किया हुआ है, बेटर तैयारी की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूं कि आप मुझसे जुड़ जाएं। 15 दिन के अंदर में गणित की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक दूसरी मेथड का इस्तेमाल हो रहा है और ये एकदम टू द पॉइंट जो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, जिस ट्रेंड के सवाल होते हैं, उसी को लेकर किया गया है। और केवल ये आपके मैथमेटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मूल विधि, संविधान से लेके हिंदी से लेके सब कुछ के साथ जुड़ा हुआ है। एक कहने का मतलब है कि एकदम संपूर्ण तैयारी, 100% फ्री। और क्योंकि वीडियो तो फ्री है, साथ साथ में सब कुछ फ्री है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक आप खुद इसके साथ जुड़ेंगे तो आपके दिल में भरोसा होगा। बातों का सैलाब नहीं है, बल्कि हकीकत है। तो चलिए पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। पहला देखिए, केवल मैं यूपीएसआई का भी नहीं कर रहा हूं, सुबह से भी वीडियोस आते ही हैं। मैं अभी 3 चीजों को लेके कर रहा हूं, एसएससी, जीडी और एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई। तीनों के अलग अलग वीडियो आते हैं, तीनों के सारे चीज अलग है, लेकिन तीनों के बीच में एक मैटर जो है कि सारे सब्जेक्ट्स पे ये होने वाला है, पहला। दूसरा, इसमें वीडियो होगा जो जरूरी है, साथ में फ्लैश कार्ड्स होंगे, एक नई चीज, अत्याधुनिक चीज। ये केवल गणित को ही आपके दिमाग में छाप नहीं देगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही ये होता है, जबकि मूल विधि जैसे चीजों में जहां पर इतने सारे आर्टिकल्स को आपको याद करने पड़ते हैं, बड़े आसानी से, बड़े तेजी के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, जिसका दूसरा नाम है मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग। यहां हमने कुछ चैप्टर्स के नाम लिया हुआ है जो अंक गणित पे है। अब अगर यूपीएसआई की बात करते हैं, थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा के भी पार्ट आते हैं, उन्हें भी हम फिर आपका जो सांख्यिकी आता है, फिर मतलब है कि इस तरह के जो मिसेलेनियस आता है, वो सारा कुछ को लेके बातें हो रही है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखेंगे, ये जो हम मैथ की कर रहे हैं, ये केवल 15 दिन के अंदर में कंप्लीट होने वाला है, ओनली 15 डेज। तो चलिए पहले सवालों से शुरू करते हैं। और मैं ये सारा चीज नेचुरली वीडियो में तो दिया नहीं जा सकता है, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस लिंक में जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी जो चीज मैंने आपसे अभी कहा है। आज अभी गणित से शुरू हुआ है, और उसके आगे जिसमें फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड कैसे चलाया जाता है उसके भी वीडियो है। मतलब एक नई शुरुआत आप करते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए करके है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। कुल एन लोग कुछ भी पैसा नहीं लेने पर सहमत हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ यार, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। वो कितने संख्या है? एन लोगों की। शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिससे उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। तो पूछा जाता है एन का मान क्या है। मतलब एन मतलब वो कौन से लोग हैं, कितने लोग थे जो पैसा नहीं लेने के लिए सहमत हो गए। ये जो क्वेश्चन है यूपीएसआई एग्जाम 15 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 3 में था। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्या है कि कुल राशि कितना था। 50 लोगों ने औसत 40 रुपए करके जमा किए थे, तो कुल राशि क्या होगा? 50 गुने 40। औसत किस बेसिक को जानते ही हैं। 40 रुपए करके औसत है, 50 जन है, तो 50 गुने 40 बराबर कितना हुआ? 2000 रुपए। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं और 500 रुपए की चोरी हो जाती है। तो चोरी कितनी की हो गई? 500 रुपए की। अब चोरी अगर हो गई तो बची हुई राशि कितनी थी थैले के अंदर में? 1500 रुपए। बड़ा सिंपल है यार।
अब बोलता है कि 1500 लोग 1500 रुपए, जब कुछ लोग तो पैसा नहीं लेने के लिए राजी हो गए और जो लोग बोले नहीं भैया मुझे पैसा चाहिए, उनको बराबर में बांट दिया गया। अब 1500 रुपए को जब 50 रुपए करके बांटा जाएगा तो कितने रुपए, कितने लोगों को मिलेगा 50 रुपए करके? तो 1500 भागा 50 बराबर 30 जन को मिलेगा। बहुत सिंपल है, सुन्ना सुन्ना काट दिया, 5 से 5 दिया 15, 30 हो गया। तो 50 जन में 30 जन को पैसे मिले, तो किनको पैसे नहीं मिले? जिन्होंने सहमति दी थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हमने 50 से 30 घटा दिया, बराबर 20 जन हुए। इस तरह से इसका उत्तर 20 जन है। देखा जाए तो सवाल में कुछ भी नहीं था, लेकिन सवाल की देखिए यूपीएसआई का एक चीज तो है, हल्के होते हैं लेकिन सवाल बैंक की तरह बहुत लंबे होते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है। औसत वजन नहीं दिया है, बोला कि औसत वजन से 1 किलो कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है। अब देखो बच्चे का वजन जब हमने जोड़ा तो औसत क्या निकला? 19 किलो। और बच्चे को अगर जोड़ते हैं तो 18 व्यक्ति और एक बच्चा मिलाकर क्या होता है? 19 जन। तो मतलब 19 व्यक्ति हैं, औसत वजन 19 किलो है। तो कुल वजन हम कैसे निकालें? तो 19 व्यक्तियों का कुल वजन बराबर 19 गुने 19, 19 व्यक्ति और उनका कुल वजन 19 किलो करके। तो 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है। तो 361 निकल गया। अब बोलता है कि अगर बच्चे का वजन जोड़ने से 1 किलो कम हो जाता है, तो अगर बच्चे का वजन हम नहीं जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलो कम हुआ तो 1 किलो बढ़ जाएगा। मतलब 18 व्यक्ति का औसत वजन प्रति व्यक्ति 20 किलो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 18 व्यक्ति का कुल वजन, तो व्यक्ति 18 है और उनका वजन जो है प्रति व्यक्ति का 20 है। तो 18 को 18 दूनी 36 बराबर 360। अब देखो इस वजन में बच्चे का वजन नहीं है, इस वजन में बच्चे का वजन है। 18 प्लस एक बच्चा 361 किलो, खाली 18 व्यक्ति का वजन 360 किलो, घटा दिया तो बच्चे का वजन निकल गया। बच्चे का वजन बराबर 1 किलो। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो 1 किलो होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आपने अच्छी तरह समझ लिया। ये यूपीआई एग्जाम 15/12/2017 की शिफ्ट 3 में था। फिर से बोल देता हूं कि जिस लिंक की बात किया है वो लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु, जो 2 लोग जा निकल गए हैं, 23 किलो और 23 वर्ष और 25 वर्ष है, और उनके जगह पे 2 नए लोग आते हैं। तो पूछा है 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो भैया सबसे पहले इसको कैसे करेंगे? जो पुराने 2 लोग निकले उनका कुल वजन क्या था? तो 23 किलो और 23 वर्ष, कुल वजन नहीं, सॉरी यार, कुल वर्ष होगा। यहां पे ये गलती हो गया है, ये आप जो है कुल एज कर दीजिए, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक चला और ये शायद अंत तक जाएगा, ये कुल एज होगा, ये वजन नहीं होगा। तो ये बराबर क्या हुआ? ये बराबर आपका 45 हो गया। सॉरी 5 3 8 48 हो गया। अब है कि 2 9 लोगों के कारण जो नए लोग आए, औसत में वृद्धि, औसत में कितना वृद्धि हुआ? तो देखो जो 2 नए लोग आए जिससे क्या हुआ?
10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो ये 3 वर्ष की तो वृद्धि हुई ही थी, ठीक है ना। तो हमने इसको लिखा 10 + 30। तो 2 नए लोग जो आए उनके कारण सबकी जो औसत है 3 साल करके बढ़ गई। अब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, अब फिर देखो यह एज नहीं है, फिर यहां पर जो है फिर सही करना होगा। ये कुल 2 लोगों का कुल एज कितना होगा, तो 2 लोगों का उम्र जो है वो आपका जो है कितना होगा, 78 होगा। अब 78 होगा तो औसत कैसे निकालेंगे, फिर ये देखो ये टाइपिंग का क्या मिस्टेक है, फिर ये एज है, तो ये 2 नए लोगों का औसत जो उम्र होगा वो क्या होगा, 78/2 बराबर होगा 39 वर्ष। तो इस तरह से उत्तर जो है इसका 39 वर्ष होगा। आई एम सॉरी कि ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अब क्या करूं यार, टाइप हो गया है, नजर में नहीं आया, तो ये 39 वर्ष हो गया, ठीक है ना। ये भी 2017 का ही सवाल है, शिफ्ट 2 का है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी। आपने देखा होगा कि यह सवाल जो है, यह सवाल कुछ अलग है, सवाल भारी नहीं है। यहां पर शब्द के बहुत ज्यादा मतलब एक घटनाक्रम के से दिया गया है, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम 500 व्यक्तियों का फिर वही वजन, चलो यार इसको वर्ष पकड़ लेना, 500 व्यक्तियों का कुल वर्ष कितना हुआ, हम 500 गुने 30 बराबर 15,000 हो गया। और जो है 500 में से 125 लोग तो बाहर चले गए, तो ये कितने रह गए, 375 लोग। 125 लोग के बाहर चले जाने से शेष लोग जो 375 लोग थे उनकी 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब 30 से 32 हो गया। तो हम लिखेंगे 375 गुने 32 बराबर इनका 12,000 जो है, इनका मतलब उम्र को सारे के उम्र को जोड़ दिया जाए तो 12,000 हो गया। तो देखो हमने 500 व्यक्तियों की टोटल एज 15,000 से जो लोग हाउसिंग सोसाइटी में रह गए थे उनके टोटल एज को माइनस कर दिया, जिससे हमें क्या मिला, 125 लोग जो बाहर गए थे उनका आपका उम्र एज कितना हुआ वो मिला। तो 125 व्यक्ति का कितना होगा, 3,000, सबका अगर जोड़ेंगे तो 3,000 हो जाएगा। अब 3,000 जो उम्र है 125 व्यक्तियों का, 125 व्यक्तियों के उम्र का योगफल 3,000 है। तो फिर एक व्यक्ति का औसत उम्र क्या होगा, तो सीधी बात है 3,000 बटे 125 करेंगे बराबर जो है 24 साल होगा। इस तरह से इसका उत्तर जो है 24 साल होगा, ठीक है। आशा करता हूं, देखो ये सवाल में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सवाल में एक मुश्किलात जरूर था, और वो मुश्किलात है कि ये सवाल जैसे एसएससी में जो पूछे जाते हैं उससे ये बड़े होते हैं, और ये 2015 में उतने नहीं थे, 2017 में ये ज्यादा बढ़ गया। अब चलिए अगले एक सवाल पे आते हैं। 8 महिलाएं एक होटल में गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए, और 8वीं महिला ने सभी 8 महिला के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि की निर्धारण करें। यह सवाल देखिए 2015 में भी आया, 2017 में भी आया। अब देखिए इसके लिए
हम ये पकड़ लेते हैं टोटल जो खर्चा हुआ था, एक छोटा सा समीकरण, बहुत ही साधारण सा समीकरण हम करेंगे। हम ये पकड़ लेंगे जो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि जो पूछा है उसी को हम x मान लेते हैं। तो माना खर्च की गई राशि थी x, हो गया। अब देखो x में से 8वीं महिला ने ज्यादा खाया, सातों महिला 4 रुपए करके खाई, ये तो निश्चित है। माइनस 7, 4 गुने 7, ये 4 रुपए करके खाई, 7 लड़कियां खाई, बराबर। अब एक चीज ध्यान देना, चूंकि औसत है, औसत का मतलब यह होता है हर परिस्थिति में औसत चेंज होता है। जैसे अगर 10 आदमी, समझ लीजिए 10 आदमी आपके 3 रुपए करके खाते हैं, चलिए, तो क्या हुआ, 30 रुपए होंगे। और वही 10 आदमी से एक आदमी 10 रुपए का ज्यादा खा लेता है, तो टोटल खर्चा क्या हुआ, 30 और 10 40 रुपए। तो 40 रुपए अगर हो गया है तो 10 जन है तो कितना औसत होगा, 4 रुपए, ठीक है ना। अब कोई बोलता क्या है, उस बंदे ने खाया कितना, उस बंदे ने खाया था 10 रुपए का, ठीक है ना। लेकिन तो हम बोलेंगे कैसे, अब उसने 6 रुपया ज्यादा खाया, क्यों, अब नई औसत 4 रुपए की हो गई, तो 10 रुपए का उसने खाया था ज्यादा, तो 4 को घटा के हम 6 रुपया बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यह हुआ कि नई औसत जो है वो x रुपए की बटे 8, यही तो टोटल खर्चा किया गया था, और ये 8 जन में बढ़ जाएगा तो यही तो औसत होगा, x बटे 8। इसको ध्यान से समझ लेना। प्लस बोला है कि 8वें ने 7 रुपया ज्यादा खाया है, तो +7 हमने कर लिया। तो इस इक्वेशन को फिर से देखते हैं। खर्च की गई राशि 1 रुपया था, सातों जन, जो 8 महिला में 7 जन ने 4 रुपए करके खाए, तो 4 सत्ते 28 या 4 गुना 7 लिख दिया मैंने। अब बोला गया है कि सभी 8 महिला के औसत खर्च से, अब चूंकि एक जन ने ज्यादा खा लिया, अब औसत तो बढ़ जाएगा, तो उस औसत को कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया है कि चूंकि 1 रुपया खाया गया है और 8 जन ने खाया है, तो 1 बटे 8, और ये औसत, इस नए औसत से इस 8वीं महिला ने 7 रुपए का ज्यादा खाया, ये मेरा समीकरण सजा। ये काफी जरूरी है। इस तरह के वगैर समीकरण के एक मेरा डीडी स्टाइल है, उससे हो जाता है, माने होता है, लेकिन चलो उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि तब आपको इस तरह से करने का इच्छा नहीं होगा। लेकिन यह भी आसान है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस, ये देखो x बटे 8 को हमने इधर ले गया। अब समीकरण का जानते ही हो, संख्या को एक साथ एक जगह फेंक देंगे, x को एक साथ ले देंगे। अब x बटे 8 जब इधर आया है, यहां तो प्लस में था, तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस x बटे 8 बराबर, अब देखो यहां पर जो है 7 तो है ही है, और ये 4 सते 28 जो था इसके सामने माइनस था, तो इधर क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा 28, ठीक है। तो 28 और 7 कितना हुआ, 35 हो गया। अब x माइनस x बटे 8 को हम क्या लिखेंगे, लसा हम 8 लेंगे, 8 से गुना हो जाएगा 8x, माइनस 8 से 8 कट गया, बचा 1 से x का गुना हुआ x, तो 8x माइनस x बटे 8 बराबर क्या हुआ, 35 हो गया। अब देखिए 8x से x चला जाएगा तो 7x हो जाएगा। अब 7x का 7 क्या होगा, अब देखो 8 भाग में है तो गुना में चला जाएगा,
8x से 8 गया तो 7 जो है ये भागे में चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर देखो 35 गुने 8, ये 8 कहां, ये 8 जो है यहां चला आया है, इधर चला गया गुना में, और 8x से x जो घटा 7, ये देखो गुना में था, ऊपर में था, तो ये 7 यहां चला आया। अब अगर 7 से 35 को काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 को 8 से गुना करते हैं तो बराबर 40 हो जाता है। इस तरह टोटल खर्च की गई राशि जो थी वो 40 रुपए का खाया था। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझना, 7 बंदे ने 28 रुपए का खाया और 8वीं महिला ने 12 रुपए का खाया था। चूंकि 40 रुपया 8 जन ने खाया था, तो नया औसत 5 रुपए का हो गया था, 4 रुपए के जगह पे, जिसके लिए इस सवाल में बोला गया कि 12 रुपए में 5 रुपया तो औसत का था, तो उसने 7 रुपया ज्यादा खाया। ये फंसाऊ प्रोग्राम है, ये आज लड़के फंस जाते हैं इस सवाल में। इसके लिए मैंने इतना वक्त लगा के इस सवाल का जवाब आपको समझा के दिया। अब चलिए अगला इसी तरह का सवाल है, और ये जो है आपका ये भी आपका 2015 का ही है। ये ढक गया किस चीज से पता नहीं है, अब ये खुलेगा भी तो नहीं। माना खर्च की राशि एक से सेम है। खाना, ये 15 का सवाल है। खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए थे, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन के लिए 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए। बताइए सभी ने कुल कितने राशि खर्च किए। अब फटाफट करते हैं। हमने मान लिया x रुपए खर्च किए, तो x माइनस क्या होगा, 5 जन तो 32 रुपए करके गए थे, तो x माइनस 5 गुने 32, और बराबर क्या होगा, अब नया जो है ये क्या होगा, तो x बटे 6 होगा। औसत x रुपया खर्च हुआ है, 6 जन में बटेगा, प्लस इसने 80 रुपए ज्यादा खर्च किए थे, 80। अब x माइनस एक्स बटे 6 बराबर हो जाएगा आपका 32 पचे 30 पचे 150, 160 और 80 240, तो 80 प्लस हमने 160 यहां लिख दिया है। अब तोड़ा नहीं है अभी यहां पर। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका लसा वही x 6x माइनस x बराबर जो है आपका 160 और 80, 80 प्लस 160, 32 बचे 160। अब यहां से x का मान जो निकलेगा 80 और 160 को जोड़ेंगे तो 240, 240 6 x से x घटाएंगे तो 5, ये 5 नीचे चला गया, 6 नीचे था ऊपर हो गया। अब हम इसको जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, 5 से जब हम काटेंगे 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 40 हो गया, 5 अठे 40, मतलब 48 गुने 6, 48 गुने 6 करेंगे तो 288 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 288 हुआ। तो टोटल 288 रुपए खर्च हुए। तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आप अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। देखो इसको आप गति में भी, चाल में भी रख सकते हो, चाल दूरी समय में भी, लेकिन यह सवाल मैंने औसत में रखा क्योंकि मुझे यह औसत से ज्यादा करीब का दिखा। तो बोला गया है कि एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखो सबसे पहला है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो जाएगा तो 3 घंटा और 6 किलोमीटर जाने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा लगेगा,
मतलब 5 घंटे की जर्नी है। तो चलिए हम सवाल को कैसे करते हैं, 5 घंटे में तय की गई दूरी। देखो मैंने 5 घंटा कहां से लिया, अब देखो 3 घंटा तो यहां दिया हुआ है और यहां खरगोश क्या है, कुलाचे मारता है, मतलब उछल उछल के चलता है। 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है तो 6 किलोमीटर जाने में, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है तो 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा और 3 घंटा मिला के क्या हुआ, 5 घंटा। अब 5 घंटे में अगर 6 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करना है तो 5 × 6 मतलब 30 किलोमीटर जाएगा। ये तो निकल गया। अब है कि 6 किलोमीटर में जाने के लगा समय, इसको फिर से एक बार निकाल दिया। अब देखो क्या होगा, 6/3 होगा तो बराबर आपका 2 घंटा लगेगा, तो ये 2 घंटा लगा। अब 2 घंटा तक तो ये चल चुका था, क्या कहते हैं, खरगोश। अब उसको 3 घंटे में सफर तय करना है और कितना दूरी बचा हुआ है, 30 किलोमीटर से वो 2 घंटे में केवल 6 किलोमीटर आया, तो 24 किलोमीटर बचा है। अब 24 किलोमीटर को उसको 3 घंटे में पहुंचना है, तो हम औसत चाल क्या निकालेंगे, दूरी बटे आपका समय, दूरी बटे समय में चाल निकलता है, तो औसत चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही इस सवाल का जवाब है। और यह भी आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें नहीं था, लेकिन वही है, सवाल लंबा करके दिया है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक के 52.5 थे। अब देखो मध्यमान का मतलब समझ लो औसत है, समझ लो क्या औसत ही होता है। तो 52 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए। मतलब जिसका 45 था 5 मार्क्स घटा के 40 कर दिया गया, और जिसका 51 था उसे आपका जो है 62 कर दिया गया, मतलब उसमें 11 मार्क्स बढ़ गए। तो हम क्या देखते हैं, 2 छात्रों के गलत अंक कितना थे, 45 और 51 थे, जोड़ दिया हमने, 45 और 51 तो 96। अब नया जब चेंज हुआ इन दोनों का नंबर, तो मामला क्या रहा आया, 2 छात्रों का सही अंक क्या था, 40 और 62, तो जोड़ देंगे तो 102। अब देखो इसका मतलब है 96 के जगह पे अब जो है 6 अंक बढ़ गए। अब 6 अंक बढ़ गए, लेकिन औसत में कितने बढ़ेंगे, क्या कि छात्र तो 12 हैं, तो औसत अंक कितना बढ़ेगा, मार्क्स में औसत बढ़ोतरी 6/12 मतलब 0.5 बढ़ेगा। 6 को अगर 12 से करेंगे, दशमलव में करेंगे तो 0.5 होगा। क्या कि हम यहां पे जैसे दशमलव लगा दी, ये 60 हो गया, 12×5 60, तो 0.5 हो गया। और पहले का कितना था, 52.5 था, और नया क्या बढ़ा, 0.5 बढ़ा, जोड़ दिए तो क्या हुआ, नया अभी जो है, नया मध्यमान जो है वो 53 का है। देखिए इसके साथ जो है फ्लैश कार्ड दिया गया है। फ्लैश कार्ड से सीखा कैसे जाता है, पहले ऊपर फ्लैश कार्ड से कैसे चलाया जाता है उसे जरूर देखेंगे, और फ्लैश कार्ड से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये सवाल जो है, हम क्या भूल जाते हैं, हम गणित सीखते हैं, बाद में गणित भूल जाते हैं। भैया क्या भूल जाते हैं कि करना कैसे था, स्टेप्स भूल जाते हैं। फ्लैश कार्ड क्या करता है, उन्हीं स्टेप्स को आपके दिमाग में छाप देता है, आप भूलना चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च जो था वो 720 रुपये था, अगले 4 महीने में 695 रुपया था, और अंतिम 5 महीने में 732 रुपये था। अब देखो 3 महीना, 4 महीना, 4 3 7 महीना और 5 महीना, मतलब 12 महीना, 1 साल का पूरा कहानी बोल दिया इसने। यदि पूरे वर्ष में
कुल बचत 1632 रुपया हुआ था। तो देखो खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आमदनी निकल जाता है। तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। तो चलिए हम क्या करते हैं, परिवार का पूरे साल का खर्च निकालते हैं। तो देखो 3 महीना 720 रुपए, 4 महीना 695 रुपए, 5 महीना 732 रुपए। अब 3 को 720 से गुना करेंगे तो होगा 2160, 4 को 695 से गुना करेंगे 2780, 5 को 732 से गुना करेंगे 2960, इस सब को जोड़ देंगे तो 8660 रुपए टोटल इस परिवार ने पूरे साल में खर्च किए। बचाया कितना? पूरे साल का बचत है 1632 रुपए। तो जोड़ दिए तो मतलब पूरे साल का आमदनी क्या था? 10,232 रुपए। अब 10,232 रुपए अगर पूरे साल का आमदनी था तो मासिक आमदनी क्या था? चाहे उसको औसत मासिक आमदनी बोलो या मासिक आमदनी बोलो, दोनों एक ही चीज होता है यहां पर। तो हम 10,232 को 12 से अगर भाग दे देंगे तो परिवार की मासिक आमदनी निकल जाएगी। तो 10,232 को हमने 12 से भाग दिया। जब देखो 12 से हमने भाग दिया तो देखो सीधी सी बात है, हमें 4 से ये 32 चुकी है, हमें विभाजकता के नियम से पता है ये 4 से पूरा कट जाएगा। तो हमने 4 से काटा तो 2558 हुआ और ये नीचे 3 हुआ, क्या कि 4 से ऊपर नीचे काट रहे हैं, बराबर जो है। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 852.2/3, पूरा भाग तो जाएगा नहीं, 3 अठे 24, 1 हुआ 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, बच गया 2, 2/3। तो ये लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है। और 2/3 मतलब 1/3 बराबर 0.33 होता है। 2/3 मतलब 0.33 का डबल, तो मतलब 852.66। इस तरह से हमारा निकल गया। तो इसका मतलब सी जो है इसका उत्तर निकला। तो देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप बोल सकते हो ये टफ सवाल था। कैलकुलेशन था, क्योंकि जितना मैंने यहां कर दिया, चूंकि टाइप किया हुआ मटेरियल है, कैलकुलेशन जो भी करेगा वक्त तो उसे लगेगा ही। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 6 छात्रों के ए, बी और सी के 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। मतलब ए ग्रुप में 40 छात्र है, बी ग्रुप में 50 छात्र है, सी ग्रुप में 70 छात्र है। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, ग्रुप बी के छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों, देखो सी का नहीं बताया है, ए और बी का ग्रुप का, ए का एवरेज बता दिया है, बी का एवरेज बता दिया, सी का नहीं बताया है। और क्या बोल रहा है? यदि सभी तीनों समूह के एक साथ मिला जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्र का औसत प्राप्तांक क्या होगा? देखो ये भी जो है ना, थोड़ा सा जो, थोड़ा क्या तो पूरा का पूरा जो है बैंक में जो औसत के सवाल आते हैं जिसमें लंबी कैलकुलेशन की जरूरत होती है, उसी तरह का है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। तो कुल छात्र कितना है भैया, जोड़ देते हैं। 40 और 50 हुआ 90, 90 के साथ 70 जोड़े तो 160, और इनका जो है 80 मार्क्स करके है, औसत बोला है, तो 160 गुने 80, तो मतलब हो गया आपको 16 अट्ठे 128, तो 12,800 जो है टोटल मार्क्स सब इस 160 छात्रों का अगर सॉरी 160 छात्रों का अगर कुल मार्क्स जोड़ दिया जाए तो वो 12,800 होता है। अब क्या हुआ, ए और बी ग्रुप के छात्र के कुल मार्क्स कितना होंगे? अब ए ग्रुप में 40 छात्र हैं और उनका ए ग्रुप के 40 हैं और उनका औसत जो है 70 है, तो 40 गुने 70। बी ग्रुप का 50 है
उनका औसत है 60, तो 4 सत्ते 28, 2800 हुआ, ये 3000 हुआ, 2800 और 3000 तो 5800। तो अब देखो कुल छात्र के 12800 से 5800 घटा देंगे तो हमें सी ग्रुप का जो है छात्र का कुल मार्क्स मिल जाएगा 7000 है, और 7000 है। और सी ग्रुप में कितने छात्र थे? 70 छात्र थे। तो एक छात्र का औसत कितना होगा? तो 7000 बटे 70, 7000 टोटल मार्क्स मिले सी ग्रुप के बच्चों को, और सी ग्रुप में 70 बच्चे हैं, तो 7000 बटे 70 बराबर एवरेज में हुआ 100 मार्क्स। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हुआ आपका सी ग्रुप का औसत प्राप्तांक जो है वो 100 होगा। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए हैं, लेकिन यह स्टेप्स को जरा ध्यान में रखना होगा। जो कमजोर छात्र हैं उन्हें अगर तेज तरार छात्र के समकक्ष बनना है तो फ्लैश कार्ड को अपनाना अत्यंत जरूरी है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक लड़के ने ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111 रुपए, 95 रुपए, 50 रुपए, 125 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए लागत पर खरीदी। मतलब ए किताब 111 में, बी किताब 95 रुपए में, सी किताब 50 रुपए में, डी किताब 125 रुपए में, ई किताब 75 रुपए में, एफ किताब का दाम नहीं बताया। ठीक है। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी, सी और डी के औसत लागत से 6 रुपया अधिक है। अब देखो यहां पे बोला कि इसकी अगर जो औसत निकलेगी उससे बी सी डी की जो औसत होगी दोनों का अंतर 6 होगा, तो भैया हमें औसत तो बनाना पड़ेगा। तो हम एक डंडा खींच दिए। अब डंडा खींच के क्या किए, ये 6 को लिखे पहले 111 प्लस 195 प्लस 50 प्लस सबका लिख रहे हैं 125 प्लस 75 प्लस x हो गया। और ये कितने 6 किताब है तो बटे 6, क्यों? ये औसत निकल गया। और बोला है माइनस करते हैं इसके साथ बी सी डी का औसत। हम तो बी का तो मेरे पास है ना यहां पर 95 रुपया, फिर डंडा खींचे, फिर हमने बी का 95 लिखा, सी का हमने 50 रुपया लिखा और डी का हमने 125 रुपया लिखा। और चूंकि ये 3 जन हैं तो बटे 3 औसत होगा। बराबर बोलता है इन दोनों का औसत का अंतर हमें दे दिया है 6 रुपया, तो बराबर हमने 6 रुपया लिख दिया। ठीक है ना। देखो मैंने एक एक को तोड़ के कर रहा हूं। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो हमें होगा 456 प्लस x बटे 6 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 175 और 95 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 270। 270 को 3 से भागा देंगे तो 90 हो जाएगा। ये बराबर 6 हुआ। तो देखो 456 प्लस x बराबर क्या होगा 90 को इधर ले लेंगे। ठीक है ना। या 6 9 54, 540 और 6 546। ओ 6 9 54 540 और 6 इधर भी तो जाएगा ना 36। 540 और 36 576 हो गया। अब x का मान मतलब क्या है, 576 से 456 को लेस करेंगे तो मतलब क्या है 99 होगा। सॉरी 6 में से 6 गया, ओ सॉरी 7 में से 5 गया, 2 ना, 120 रुपया हुआ। तो x की जो किताब की जो कीमत है वो 120 रुपए है। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। इस तरह से हमें इस सवाल का भी जवाब मिला।
लेकिन फिर से बोलता हूं, ये सारे सवाल में जो स्टेप्स हैं और थोड़े इसके लिए जो थोड़े से कमजोर हैं वो फ्लैश कार्ड का जरूर आप सहायता लेंगे, क्योंकि आप किसी भी तेज तर्रार लड़के के इन सवालों में जब फ्लैश कार्ड से तैयारी कर लेंगे, किसी भी तेज तर्रार लड़के के समक्ष खड़े हो जाएंगे, उससे भी बेटर हो जाएंगे और वक्त लगेगा केवल आधा घंटा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक सत्र में परीक्षा में तामिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित और एबी के अंक क्रमशः इतने थे। यदि सत्र में परीक्षा में औसत अंक इतने थे, 80 थे, तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए? ये एबी का जो मार्क्स था, तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित, तो उसमें गणित का एक्स दिया हुआ है और एबी को औसत 80 अंक मिले। सब्जेक्ट कितने थे भैया? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस एक्स, यही तो मार्क्स मिले थे एबी को। बराबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 है, 40 करके 80 करके 5 है, तो 80 गुणे 5, मतलब टोटल मार्क्स उसे 400 मिले थे। तो इधर 30 को जोड़ दिए तो 312 प्लस एक्स हुआ, 312 प्लस एक्स बराबर 400 हो गया, 8 पचे 40। तो एक्स बराबर क्या होगा? 400 माइनस 312, ठीक है ना, बराबर 88 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से एबी को जो है 88 मार्क्स मिला हुआ था। सवाल में देखो कोई दम नहीं है, लेकिन ये सवाल एसएससी टाइप्स के नहीं है। अब हम अगले इस पे आते हैं। ओ, आज यही खत्म हो गया है। फिर से बोलूंगा कि देखें, मैंने यूपीएसआई पहली बार शुरू किया हुआ है, इसके पहले जो किया हुआ था उस वक्त का था। अब इस साल जो है एकदम फ्रेश में शुरू किया है। आशा करता हूं यह सही लगा होगा। और फ्लैश कार्ड इस भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि वो फ्लैश कार्ड को भी अपनाएं साथ में, जिससे उनकी तैयारी जो है एक रंग ला सके। आपने समय दिया इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।